तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज तो तूबा भी आ गई काफी देर के बाद। कितनी क्लासें मिस की? 5। आज क्या पढ़ाना है मैंने आपको? कुरान नई शुरू करनी है? आधी से ज्यादा हो चुकी है। गैस लाइट से तकलीफ। हाँ सर, गैस लाइट से तकलीफ। गैस लाइट? हाँ, गैस लाइट से पढ़ने से भी तकलीफ बढ़ जाती है सब चीज। हाँ, सेरेब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस का जिक्र कर दिया? हो चुका है? कन्वर्शंस सारे हैं, हो चुके हैं ना? सिर पे टोपी या पगड़ी का बोझ बहुत ज्यादा महसूस हो रहा हो, जो और किसी दवा में भी है? और नाइट्रिक एसिड में बड़ा नुमाया है। जहाँ तक लैक्सिस का ताल्लुक है, उसमें इर्द गिर्द बंधन का एहसास होता है, स्ट्रिंग टाइट की गई हो। इसमें नाइट्रिक एसिड में बोझ का नुमाया है। सिर पे कोई चीज भी पड़े तो वो बोझल और नापसंदीदा लगती है। और कैक्टस में भी है। कैक्टस का ये बता चुके हैं आपको। कहाँ चला गया लैंप? बुझ गया होगा, नजर ही नहीं आ रहा। किसी पेज पेन पे जी, किसी पेज पेन पे तीसरे सफे के आखिर पे नहीं, ये आखिरी बुक करा था जो जी जो आप देख रहे दूसरे के आखिर पे, उसके आखिर में कोई जिक्र नहीं। ओपियम इज द मोस्ट frequently indicated medicine. It must not be administered in large doses. The highest potencies are the best. ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। इसके आखिर पर हो शायद। है ही नहीं, निकालने जरा। कहाँ है? आजा आजा। किस सफे क्या करते निकालें? आपकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? जी अलहमदुलिल्लाह देख लें। हैं? कमजोरी का है अभी अजूर सांस, लेकिन कार्बोवेट से काफ़ी बेहतर हो रहा है। फर्क पड़ रहा है? ये आपके यहाँ आंखों के नीचे दो खुलखुली सी गर्मी है यहाँ, एपिस की याद आने वाली। आपको गुर्दों में तकलीफ है जी है? जी अब फिर एपिस खाएं। बेहतर प्यास है या कम है? बहुत बहुत है? जी। फिर हाइपोसाइनम ना, क्या कहते हैं इसको? एपिस के मुकाबले पर एपोसाइनम। एपोसाइन ठीक है, बेहतर जी। कहाँ है जी? ये सब दो पर था, वो तीसरे में। हाँ, Groin corresponds to congestive states in the head that come on suddenly, especially from heat, but also from gas light or from any bright light. इसका तर्जुमा ये है कि हर किस्म की congestive state of the head, सिर के ऊपर जकड़न का एहसास हो, जो हर किस्म का, खा वो धूप में फिरने से हो, गर्मी से हो, या तेज लैंप लाइट में, या किसी बहुत तेज रोशनी में काम करने से हो, इन सब सूरतों में ये ग्लोनाइन की याद दिलाता है, क्योंकि ग्लोनाइन में ये पाई जाती हैं बातें। समझ गए? ये तो अभी 2 ही सफ़े हुए हैं,
मगर बातें आगे की भी बयान कर चुका मैं कहीं। पढ़ाई के दौरान सर दर्द बढ़ जाता है और स्कूल का तालिब इल्म या कॉलेज का तालिब इल्म कॉलेज में बैठे हुए दर्द महसूस करता रहता है। जब वापस आता है तो चूंकि आंख पर बोझ नहीं है रिलीफ हो जाता है, लेकिन जब सोता है तो फिर शुरू हो जाता है। इसलिए इसकी दो किस्म की एग्रावेशंस हैं जो मुतजाद हैं। सोने पर तो आंख को सुकून मिलता है, लेकिन जब ये लेट जाए, लेटे हुए को ग्लोनाइन में लेटे हुए को भी दर्द में इजाफा होता है, हल्की हरकत से आराम आता है। तो इसलिए एक दूसरा पहलू ग्लोनाइन का उस वक्त अमल दिखाने लग जाता है। मेनिंजाइटिस की अलामतें जो बच्चों में पैदा होती हैं उसमें सर हमेशा पीछे की तरफ बहुत जोर से खिंचा हुआ दिखाई देता है और चेहरा बहुत तेज गर्म होता है, इतना कि हॉट रेड एंड शाइनी। आंखें जो हैं वो ग्लॉसी हो जाती हैं। ये पढ़ा चुका हूँ। हाँ, तो वापस कहाँ चले गए थे हम लैम्प के ऊपर? ये तो सब पढ़ा चुका हूँ। ये आखिर में बताया था। हाँ? ये आखिर में बात बताई थी। कौन सी? लैम्प वाली? जी, लैम्प वाली। लैम्प तो दूसरे जगह पर है वो। पेज दूसरे सफे पे, लेकिन आपने बाद में बताया। अच्छा अच्छा, वो वहाँ छोड़ दिया होगा, बाद में याद आ गया होगा कि लैम्प का। ये ठीक है। तो सब इसका मतलब खत्म कर चुके हैं सब? जी हाँ, तकरीबन खत्म ही। ओपियम की बात हो चुकी है पहले एपोप्लेक्सी में? नहीं, हाँ? ये नहीं। नहीं हुई? वो सुन लेते। अगली बार भी गलत निकली के आखिर पहुंच गए थे। एक और है, while walking on the street, he feels a surging to the brain like a flush of heat and a flush on the face. His hands tremble and his hands and feet become cold. He breaks out in a sweat. ये बड़ी नुमाया एक पूरी तस्वीर है जो याद रखने के लायक है। एक गली में सड़क पर चलते चलते पहले सर्च करता है खून सर की तरफ, फिर चेहरा तमतमा जाता है और उसके साथ ही फिर ये एहसास जो है कमज़ोरी का, उसके नतीजे में जिस्म ठंडा और पसीना फूट पड़ता है। ऐसा मरीज़ अभी चंद दिन पहले मेरे पास आया था, वो ठीक हो गया अल्लाह के फजल से, मगर बैन ही सिम्टम्स उसने बताई थी और उसको डर था कि कहीं हार्ट का अटैक ना हुआ हो, लेकिन हार्ट का अटैक नहीं था और ये अलामतें यही थी कि चलते चलते अचानक सिर भर गया खून से, चेहरा गर्म हो गया और ठंडा जिस्म, पसीने। उसकी ग्लोनाइन दवा है। ठीक है। लेगसिस की तरह बसा औकात ऐसे मौके पर वो अपनी ओरिएंटेशन भूल जाता है। चलते चलते जब ये हालत हो तो उसको ये नहीं पता लगता कि मैं कहाँ हूँ और किधर जाना है, और ये चीज़ लेगसिस में भी पाई जाती है। रास्ता चलते अचानक, और ये जो सर्जरी का ब्लड है ये भी लेगसिस से मिलता जुलता है इसका। और थ्रेटन्ड एपोप्लेक्सी भी लेगेसी से मिलती है। हमारे पास अब एक ताज़ा डॉक्टर आए हुए हैं, बहुत ही काबिल हैं माशाल्लाह। वो आपको बताएंगे एपोप्लेक्सी की वजूहात क्या बयान की जाती हैं इनकी साइंस में। अब डॉक्टर मुजीब साहब यहाँ नहीं है, इसलिए उनको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कुछ घबराने लग गए थे इनकी मौजूदगी से, क्योंकि पहले तो वो जो मर्जी कहते हैं एलोपैथी की तरफ से, अब ऊपर मॉनिटर आके बैठ गया था एक। बताओ रमला क्या कहती हो? हाउ वुड यू डिस्क्राइब एपोप्लेक्सी इन उर्दू? हैं? वाकई
ये तो डॉक्टर मुजीब को होना चाहिए था इस वक्त, वो बड़े जोर से कहते मैं बताता हूँ। अपोप्लेक्सी दो तरह से हो सकती है। एक तो क्लॉट बनता है खून का और उसकी वजह से सारा चेहरा ऊपर, खून ऊपर को ऊपर रह जाए, तमतमा जाए और होश उड़ जाए। और एक होती है वक्ती तौर पर स्पेज़म के नतीजे में। और ये जो इलामतें हैं ग्लोनाइन की, ये स्पेज़म की इलामतें हैं, ना कि वो दूसरी, समझे? वो जैसे उसका एक और नाम है, उस असल नाम जो क्लॉटिंग के नतीजे में होता है उसको क्या कहते हैं आपकी टर्म में? हाँ? नहीं, अचानक बेहोश हो जाए, आंखें, एक आंख पथरा जाती है, छोटी हो जाती है, एक से बड़ी हो जाती है, दिमाग के अंदर अचानक क्लॉटिंग हुई है और आदमी कोमे में चला जाता है। जी नहीं, अब आपको याद है ना एक स्ट्रोक तो कॉमन लफ्ज है ना, इसकी मेडिकल टर्म भी एक है। एपोप्लेक्सी उसी को याद दिलाती है, यानी जो होम्योपैथिक टर्म यहाँ लिखी हुई है, मैंने बताया ना, ये यहाँ कंफ्यूज करते हैं बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर, उन दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर असल यहाँ एपोप्लेक्सी उस स्पेज़म के नतीजे में जो बीमारी पैदा होती है उसको कहते हैं, जो खून का रुझान सर की तरफ हो मगर उसका स्पेज़म नीचे कहीं हो गया है, जैसे गला घूंट दिया जाए और सारा खून ऊपर चढ़ जाए, ये तस्वीर है एपोप्लेक्सी की, इसको याद रखें। और ये स्पेज़म हुआ है कहीं रग में किसी जगह, जिसने ऊपर और नीचे का ताल्लुक तोड़ा है, और उसी वजह से ऐसे मरीज को जो अचानक फ्लश होते हैं, चलते फिरते हाथ पांव ठंडे हो गए, जिसका मतलब एक तरफ खून ने रश किया है और किसी ने दबा के रखा हुआ है, वो ऊपर ही चढ़ा दिया है उसको, इसलिए चेहरा थमथमा जाता है और उसके दबाव के नतीजे में याददाश्त भी खो देता है मरीज, और फिर उसका आफ्टर मैथ है, रिएक्शन है कि वो ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। स्पेज़म का सबूत यह है, कहता है इट इज ए कंफ्यूजन विच सून passes अगेन एंड ही फील्स बेटर। आता है, गुजर जाता है कंफ्यूजन, यानी मुस्तकिल नुकसान कोई नहीं पहुंचा। कहता है एपोप्लेक्टिक अटैक बाकायदा हो तो उस वक्त इस दवा को ना भूलें, क्योंकि अगर ये ना दी जाए तो बाज़ दफ़ा फिर परमानेंट डैमेज भी हो जाता है। ये दोनों नक्शे जो हैं ये ब्लड प्रेशर के हैं। ब्लड प्रेशर सडनली सर्च कर जाए ना, उससे ही होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर में ग्लोनाइन भी इस्तेमाल होती है और वो भी ओपियम भी, क्योंकि इनकी इलामती मिजाज ब्लड प्रेशर से मिलता है। ओपियम ग्लोनाइन के मुकाबले पर ज़्यादा यानी इस मर्ज़ के करीब तर है और ज़्यादा गहरा असर रखने वाली भी है। इसलिए डॉक्टर केंट मशवरा देते हैं कि ओपियम को तरजीह दो ऐसी बीमारियों में ग्लोनाइन के ऊपर, क्योंकि ग्लोनाइन के अक्सर असर थोड़ी मुद्दत के होते हैं और ओपियम बहुत लंबा असर दिखाने वाली दवा है। इसलिए ओपियम से इसकी ट्रीटमेंट ऐसे मरीज़ की करनी चाहिए ताकि आइंदा उसको ये ख़तरा न रहे। इसका सर दर्द मैंने बताया था, यहाँ गुदी से शुरू होता है, इसमें और जलसीमियम में इलामतें मिलती हैं, लेकिन जलसीमियम में पिछले पट्टे जो गर्दन के नीचे वो पीठ के ऊपर दोनों तरफ मौजूद हैं, उनमें जलसीमियम का असर होता है। और जलसीमियम में साइडेडनेस भी है, कभी बाईं तरफ, अक्सर बाईं तरफ ही
کہ پوری چھاتی یہاں سے پکڑی جائے گی پیچھے سے، اور اس میں نہیں ہے یہ. اس میں سر کی تکلیف سر تک ہی، گدی سے لے کر سر تک پھیلتی ہے اور آگے آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے. آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، جو مستقل مریض ہے اس کا نقشہ ہے یہ. اور پیلر، بلوش پیلر، ایک ہلکی سی زردی جس میں نلاہٹ بھی پائی جائے. آنکھیں بعض وقت سرخ، فوٹوفوبیا ہوتا ہے، روشنی سے تکلیف بڑھتی ہے، یہ سینسٹیو زیادہ حساس ہو جاتا ہے، آپٹیکل ایلیوژن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی رات ایک اندھیرے حصے، کبھی وقتی بلائنڈنس. اور ایک خاص علامت اس کی جو ان پچھلی علامتوں سے متضاد ہے وہ یہ ہے کہ جب بخار ہو گلونائن کے مریض کو تو اس کا چہرہ سرخ نہیں ہوتا پھر، اور پیل ہو جاتا ہے. نارملی ایسی دوا جو بغیر بخار کے یہ علامتیں پیدا کرتی ہے، بخار میں اس طرح پہچانی جاتی ہے کہ بخار میں سرخی پیدا نہیں کرتی بلکہ چہرہ خون سے خالی ہو جاتا ہے. اس میں بھی وہ لیگیسز والی علامت بڑی نمایاں کہ کالر کھول دیتا ہے مریض، کیونکہ لگتا ہے اگر کالر بند کیا تو چوک ہو جائے گا. مینسٹرل سپریشن اگر ہو، مثلا سردی لگ جانے کے نتیجے میں، فرائٹ کے نتیجے میں، اگر کسی بچی کے مینسز اچانک بند ہو جائیں تو وہ سر کی طرف حملہ کریں تو گلونائن بھی ایک دوا ہے جو اس پر اطلاق پا سکتی ہے. اور بھی 2-3 دوائیں بتائی تھیں میں نے. براؤنیا بھی ہے، مینسز سپریس ہو جائیں اور سر پہ حملہ ہو تو براؤنیا بھی ان دواؤں میں سے ایک. اور پلسٹیلا نہیں، سیمیسیفیوجا تھی. اگر تو پاگل پن کی علامتیں ظاہر ہو نا، یا دماغ کے اوپر حملہ ہو، اس میں ایتھوزا دوا ہے. گرمی ہو، سر کی طرف پاگل پن کا رجحان ہو جائے تو وہ اگر معدے کی تکلیف بند ہو تو ایتھوزا ہے. لیکن اور بھی کوئی سپریشن ہو، میرے خیال میں ایتھوزا اس میں کام آ سکتی ہے. اس کا دراصل دماغ سے تعلق ہے اور گرمی سے. اگر یہ 2 علامتیں ہوں تو خواہ معدے کی تکلیف ٹھیک ہو یا اور کوئی دوسری چیز بند ہو کر تکلیف دماغ کی طرف منتقل ہو، اس میں ایتھوزا مسٹ بی ٹرائیڈ. لیکن مینسز کے تعلق میں سیمیسیفیوجا بتایا جاتا ہے. اور بھی ایک دوا تھی مجھے، کیونکہ فاس بھی اس کی کوئی خرابی بتائی تھی. وہ تو مستقل ہے نا، ایک بار سپریس ہو جائے اس کی بعد مستقل علامتیں بتائی گئی تھیں کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی جب تک دوبارہ کرکیریا فاس نہ دو. اس میں ہسٹیریکل علامتوں کا ذکر تھا. کرکیریا فاس کی لڑکی یعنی جو مزاج کی وہ بنتی ہے جس کو شروع جوانی ہی میں مینسز کسی وجہ سے بند ہوں، کرکیریا فاس ملنا چاہیے تھا، نہیں ملا، اور کرکیریا فاس کی علامتیں تھیں مگر دی نہیں گئی اور ذریعے سے اس کو سپریس کیا گیا ہے. اس کے مطابق لکھا ہے کہ ساری عمر ایسی عورت ہمیشہ تکلیف میں رہے گی جب تک ایک دفعہ کرکیریا فاس دے کر اس بیماری کی جڑ نہ اکھیڑی جائے. وہ علامتیں معین لکھی ہوئی تھیں، مجھے پوری یاد نہیں، مگر ان میں ایک اس کا ہسٹیرک ہونا بھی ہے، مینسز کے پرولانگ ہو جانا، وقت سے پہلے یا بہت بعد میں آنا، کئی قسم کی تکلیفیں اس میں ذکر مذکور تھیں. میڈرائنم بھی اسی علامت میں. کس علامت میں؟ دماغ کو بتایا آپ نے. نہیں، ہم بات اور کر رہے ہیں. کرکیریا فاس ایک اور تعلق میں آئی تھی دماغی علامتوں کے سلسلے میں. میں نے بتایا ہے کہ کرکیریا فاس کا پیشنٹ پاگل نہیں ہوتا مگر ہسٹیرکس ہو جاتے ہیں اس کو،
हिस्टेरिकल हो जाता है, इस किस्म के जो है ना रुझान, उदासी का दौरा, हिस्टेरिया का दौरा, ये कैलकेरिया फास की लड़कियों में मिलते हैं अगर सप्रेस्ड मेंसेस हों। लेकिन अब जो बात हो रही है ये है कि वो कौन सी दवाएं हैं जो दूसरी जगह बीमारी दबे और दिमाग की तरफ मुंतकिल करें। इन दवाओं में ज़रूरी नहीं मेंसेस ही हों, मैंने आपको बताया इथ्यूजा एक दवा है, उसको इसमें भी ट्राई करके देखना चाहिए मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी। लेकिन बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक मैदे की तकलीफ़ों का ठीक हो जाना, मसलन वॉमिट कर रहा है बच्चा, बार बार दूध रिटेन नहीं कर सकता, तेज़ दवा दी गई है ताकि उसकी मर्दी ख़त्म हो जाए, वो ठीक हो जाएगी लेकिन बच्चा पागल हो जाएगा और बाद में मुस्तकिल फिर पागल हो जाता है, क्योंकि इथ्यूजा ही दवा है जो ऐसे बच्चे को का इलाज है। वो हैरत अंगेज़ काम दिखाती है। एक दफ़ा एक बच्चे को 1 महीने से कब्ज़ थी, हर चीज़ जो पीता था वो दूध उलटता था और हॉस्पिटल्स ने देख खा के उसको फारिग कर दिया था। मुनव्वर चूँकि ज़िंदा थे उस वक्त, वो बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस मेरी तरफ रेफ़र कर दिया करते थे। तो वो माँ जो उठा के लाई है ऐसा खौफनाक पंजर था, उसमें कुछ भी जान बाकी नहीं थी और दूध पीता शौक से है दूध, लेकिन ज़रा मिदम गर्म हुआ सारा उलट दिया, कच्चे का कच्चा, और कॉन्स्टिपेशन कंप्लीट, कुछ भी पास नहीं किया। उसको मैंने इथ्यूजा दी थी और इथ्यूजा से न सिर्फ उल्टियाँ बंद हुई बल्कि वो पैसेज फ्री हो गया और पहली दफ़ा उसको स्टूल्स आए हैं बच्चे को, क्योंकि ये पैदाइश के आगाज़ के दौर तक स्टूल थे ही नहीं शुरू से ही, यही बीमारी थी सिर्फ। तो सही दवा अगर आप याद रखें तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से मरीज़ बच जाते हैं अल्लाह के फजल के साथ, फिर और किसी सर्जरी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। हेलिब्रस नाइगर ये एक दवा है जो कई इलामतों में इनसे मिलती जुलती है। इसमें भी स्टूपिफेक्शन ज़रूर पाई जाती है, दिमाग कुछ माऊफ सा हो जाता है। अगर दिमाग के माऊफ होने का रुझान ना हो तो हेलिब्रस दवा नहीं है। इसकी हर बीमारी में किसी न किसी दर्जे में स्टूपिफेक्शन यानी दिमाग का मुअत्तल सा माऊफ सा हो जाना ज़रूर पाया जाएगा। ब्रेन के इफेक्शन के लिहाज से मैंने इसको इसके बाद रखा था, अभी क्लोनाइन के बाद, उसमें भी ये कुछ बातें मिलती हैं इस किस्म की। हेलिब्रस की जो खुसूसी इलामतें हैं, दिमाग का मुअत्तल होना या कंफ्यूज हो जाना, स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ़ें, नर्वस सिस्टम की तकलीफ़ें, खुसूसियत के साथ अगर दिमाग पर के झिल्लियों पर इन्फ्लेमेशन हो और स्पाइनल कॉर्ड्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं जिनके अंदर नर्व्स लिपटी हुई होती हैं, उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो, और ऐसी तमाम तकलीफ़ों में जो इंसान को पागलपन की हद तक पहुंचा देती हैं, यानी टिल्ट किया तो पागल हो गया, इस हद तक कि वो तकरीबन इंसैनिटी के करीब पहुंच जाए, वहाँ से खुदा ताला के फजल के साथ हेलिब्रस नाइगर अगर इलामतें मिलती हों तो मरीज़ को वापस आम सोच वाले इंसान की तरफ ले आती हैं। एक और इसमें ये इलामत है हेलिब्रस नाइगर में कि अपने अज़ा पर, अपने मसल्स पर जो दिमाग का कंट्रोल है वो कमज़ोर पड़ जाता है और पूरी तरह दिमाग उसके हुक्म के मुताबिक, दिमाग के हुक्म के मुताबिक अज़ा काम नहीं करते। बाज़ कुछ उनमें टेढ़ापन सा पाया जाता है, ताख़ीर से काम करते हैं। बाज़ ताख़ीर वाली एक दवा पढ़ाई थी, आपको याद है? हैं? प्लम्बम, ठीक है। प्लम्बम में ताख़ीर नुमाया है, मगर उसकी ताख़ीर जो है उसका सोच से ताल्लुक़ है, हाथ की हरकत से ऐसा नहीं है।
उसमें जब आप मरीज को कुछ बात कहते हैं तो कुछ देर के लिए वो समझता नहीं, फिर ज़रा ठहर के समझता है। ये प्लम्बम की इलामत है ताख़ीर की। यहाँ जो ऑर्डर है उसका ब्रेन का वो चल पड़ता है, लेकिन पहुँचता देर से है। कोऑर्डिनेशन वो परफेक्ट नहीं है, रफ्तार नहीं है वो पूरी। तो स्लगिशनेस जो है वो दिमाग की स्लगिशनेस की कोई और किस्म है, वो नहीं है जो प्लम्बम वाली है। वो बात समझेगा फौरन, और ये सवरा ना भी समझे, ऑर्डर देगा दिमाग कि ये करो, और फिर भी पैगाम नहीं पहुंच रहा या हल्का होकर पहुंचता है। इस बीमारी में हेलिब्रस नाइगर मुफीद है। डॉक्टर्स कहते हैं इट लुक्स लाइक अ पैरालिटिक स्टेट बट इट इज नॉट पैरालिसिस। फर्क है, पैरालिसिस में मसल्स की अपनी बीमारी उसके अंदर बैठती है, और ये और तरह का है कि दिमाग ने ऑर्डर दिया है लेकिन मसल्स उसको पूरी तरह ओबे नहीं करते। तो नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे ताल्लुक है इस बीमारी का। जी, डिलेड कंडक्शन ऑफ हाँ, डिलेड कंडक्शन, बिल्कुल ठीक है। अब इसका और प्लम्बम का मुआवजा इसमें देख लें। ये प्लम्बम वाले को आप कुछ बात कहें तो थोड़ी देर के बाद क्या समझेगा क्या बात कही थी, थोड़ी सी डिले के बाद उस बात को रिस्पॉन्स देगा। मगर इसका जो मरीज है वो रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि वो डल सा होकर आपकी बातों को सुनता है मगर उसको जवाब नहीं देता। उसको जवाब देने के लिए अराउज करना पड़ता है, झंझोड़ कर, यानी जिस्मानी तौर पर भी और वैसे भी, कि देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनो क्या कह रहा हूँ, होश करो। फिर वो सलीम की आंखें खुलती हैं कि क्या बात है। अभी एकदम खुली थी। ठीक है, बस खा रहे हैं वापस आके। अगर किसी को शैतान नजर आने लग जाए और बदबू है तो हेलिब्रस दे दें उसको बिला ताखीर। ये जो एहसास है कि मैं कुछ ऐसा गुनाह कर बैठा हूं जिसकी बख्शिश नहीं होगी, ये हेलिब्रस नाइगर में सबसे बहुत नुमायां होता है, और उसका मुहावरा जो इस्तेमाल होता है किताबों में, मुख्तलिफ दुआओं में पाया जाता है। आई हैव सिन्ड अवे माई डे ऑफ ग्रेस। ग्रेस से मुराद अल्लाह ताला की बख्शिश है। तो मैं वो दिन उस दिन से गुजर चुका हूँ जिससे पहले पहले बख्शिश का इतलाक हो सकता था, वो दिन गुजर चुका है। ये एहसास आजकल जर्मनी में एक अहमदी लड़के को हुआ बड़ा सख्त। उसको दवाई पिलवा देना, नाम नहीं लेना यहाँ, है ठीक है। उसकी वालदा का खत है, वो पहले भी कई दफ़ा, इस दफ़ा कहते हैं हद से ज़्यादा कुछ हो गया। वो कहते हैं कोई सवाल नहीं रहा मेरी बख्शिश का किसी पहलू से भी। तो ये बीमारी है, उसको हेलिब्रस नाइगर 30 या 200 या ऊपर है। और किन किन दुआओं में है जी? एनाकार्डियम में भी है जी, मुझे याद नहीं रहा, देखें। एनाकार्डियम में और एहसास है कि शैतान बैठा है इस तरह। हाँ, वो ऐसा वो ठीक है, वो तो वाकई बैठा होता है, शैतान नहीं बैठा होता, मगर वो मनफी रिकॉर्ड करने वाला बैठा होता है। ये जो बज़ाहिर ये मिलती जुलती बात है जो हदीस में आई है, जो कुरान करीम में भी है कि उनके पास वो दोनों रिश्ते रहते हैं। इसका मतलब ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ यह है कि हुक्म देने के लिए शैतान बैठा हुआ है और हुक्म देने के लिए फरिश्ता बैठा हुआ है।
जो कुरान करीम ने मज़मून पेश किया है कि मनफी बातें भी रिकॉर्ड करने वाले मौजूद हैं और मुस्बित बातें भी रिकॉर्ड करने वाले मौजूद हैं, समझे? ये ठीक है, आरंभ में है ये बात, लेकेसिस में भी है, आरंभ में भी है, हाइसिमस या स्ट्रेमोनियम में भी है, स्ट्रेमोनियम में है गालबन। मजहबी जुनून और इस किस्म की ज़्यादा मुबालगा आमेज सोचें स्ट्रेमोनियम में पाई जाती हैं। विलियम टिग में है, विलियम टिग में है। एक बड़ा दिलचस्प वाक्य इसने लिखा हुआ है दर्दनाक मगर है भी दिलचस्प भी है कि ऐसा मरीज जिसको पहले ही अपने हर वक्त अपने गुनाहों का एहसास या फर्जी एहसास बहुत हद से गुजर चुका हूँ, उसको अगर वाक़ियतन एक्यूज़ कर दें किसी चीज़ से तो वो शटर हो जाता है फिर। इसलिए हेरेब्रस के केस में एहतियात करनी चाहिए। एक बार वाक़या दिलचस्प ये है कि एक औरत को जो बेचारी मासूम थी मगर मिजाज उसका हेरेब्रस से मिलता था, अमेरिका में एक दफ़ा चोरी हुई तो किसी ने उसका नाम ले दिया, तो इतना सदमा पहुंचा कि उसने खुदकुशी कर ली। और उसका सदमा यूज करने वालों को इतना पहुंचा कि कई तैयार हो गए खुदकुशी के लिए कि हमारी वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम बन गई इलाके के लिए। उस एक खुदकुशी के पीछे कई खुदकुशियां तैयार हो रही थी। वो हर एक समझता था कि मुझसे गलती, मैंने भी हिस्सा लिया है, और ठीक समझता था हिस्सा सारे लेते हैं फिर इसमें। तो ये एक लतीफ़ा इसने लिखा हुआ है, वो मैंने कहा आपको भी सुना दूं। हाइड्रोकेफलस में बहुत सी दवाएं बयान की जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मौसर तो मैंने सिलीशा देखी है। इसमें ये कहता है कि हेरेब्रस में भी मौजूद है। उसकी एक इलामत है शार्प स्क्रीम। ये तो कोई ऐसी इलामत नहीं है जो इसको अलग करे, क्योंकि शार्प स्क्रीम तो उसकी एक स्टेज पर जबकि सर बड़ा हो जाए और आंखें सिकुड़ जाएं, लाजमन हर बच्चा चीखता है और तेज़ी के साथ उसकी एकदम चीख निकलती है। ठीक है। एपिस की चीख सबसे ज्यादा नुमाया है असल में। एपिस और इस चीख का बड़ा गहरा ताल्लुक है। एपिस में चूंकि डंग मारने की दर्द का मजमून है, इसलिए वहाँ जो सर के अंदर पानी के दबाव की वजह से जो तकलीफ पहुँचती है, अगर एपिस के मिजाज का मरीज हो तो उसको बहुत तेज़ डंग महसूस होता है। इसकी वजह से उसकी चीख बड़ी नुमाया है, और एपिस जैसी कोई दर्दनाक चीख नहीं है जो हाइड्रोकेफलस में सुनी जाए। उस पर एपिस देते हैं तो आहिस्ता असर करती है, हफ्ता 10 दिन कम से कम लेती है कि वो पेशाब जब आना शुरू हो जाए कसरत से तो फिर वो फ़ायदा पहुंचता है। सिलीशिया दिया जाए तो वो ज़्यादा तेज़ असर है और रिलीफ बहरहाल पहले दे देती है। एपिस की ख़राबी है कि अगर एपिस क्योर ना भी कर सके तो वक्ती तौर पर कुछ फ़ायदा दे जाती है और डॉक्टरों को धोखा लग जाता है कि कुछ फ़ायदा हुआ है, फिर वो एक जगह जाकर रुक जाएगी। फिर वो जो आँख की पुतलियाँ वो इतनी सिकुड़ जाती हैं कि जैसे एक नुक्ता बन जाती हैं। तोते जिन्होंने पाले हैं उनको पता है कि तोते को जब गुस्सा आता है तो उसके आँख की पुतली करीबन गायब हो जाती है, सिर्फ सफ़ेदी रह जाती है। उसी किस्म की पुतली बच्चे की हो जाती है, और ये बहुत ख़तरनाक अलामत है कि बहुत ज़्यादा दबाव बेचारे के दिमाग पर पड़ चुका है। उसमें ये भी और ना हो तो हेरेब्रस भी मुफीद है, क्योंकि हेरेब्रस का अमूमन दिमाग की वर्मों से, उसके झिल्लियों के वर्मों और दिमाग पर दबाव से है। इसलिए जो निस्बतन काम आने वाली मुफीद दवाएं हैं, खा वो शफा दे ना भी दे सकें, वक्ती तौर पर कुछ फ़ायदा पहुंचा देती हैं, लेकिन हेरेब्रस को शफा देने वालियों में भी शुमार किया हुआ है।
झुकने से अगर वर्टाइगो हो या चक्कर आए तो उसमें ये दवा अच्छी बताई जाती है। ये जो दिमाग की स्टूपिफेक्शन है, यानी मुअत्तल सा हो जाना, माउफ सा फिरना, इसमें और कोई दवा याद है आपको, कोई नुमाया हो? क्यों जी, बताएं। आज सबके दिमाग स्टूपिफाइड हुए हैं। वो बात नहीं रही जो पहले एकदम जवाब आया करता था ना। कोई बात है? क्यों जी, हेल्पलेस तस्लीम करा दो सबको। जिंक के मुतालिक मैंने बताया था, इसमें एक तजाद पाया जाता है, एक स्टूपिफेक्शन और एक ज़ूद-हिस्सी। याद नहीं रहा? अब याद रखना। जिंक मेटालिकम है? जिंक मेटालिकम हाँ, जिंक मेटालिकम। और जिंक मेटालिकम, ये जो स्टूपिफेक्शन और ज़ूद-हिस्सी है, ये अजीब मुतज़ाद चीज़ है। यहाँ तक कि पाँव जो हैं मसलन ख़ास तौर पर सख्त बेचैन हो जाते हैं। ज़ूद-हिस्सी दिमाग से हटकर किनारों की तरफ हरकत कर जाती है और पाँव वगैरह पे वो बड़ी नुमाया दिखाई देती है। और जो दिमाग की स्टूपिफेक्शन है, जो अंदरूनी गहरी बीमारियों से ताल्लुक़ रखती है, अगर उसको जिंकम सेल्फ दें या जिंकम मेट दें तो ये एहतियात करें कि फिर एक हफ्ता मरीज़ के पास न जाएं, क्योंकि अगर जिंकम काम करे तो इतना असाब तन हर तरफ जिस्म के ऊपर जिल्द पर हर तरफ असाब में ऐसी सनसनी शुरू हो जाती है, सनसनाहट, कि बाज़ा मरीज़ चीखें मारता है। वो अशवी जो सिर्फ पाँव तक महदूद रहती है ना आम हालात में, वो अगर जिंकम फ़ायदा देना शुरू कर दे और गहरे मरज़ को ठीक करके उसको बाहर फेंके, उसमें वो बाहर किस तरह फेंकता है, ये सवाल है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। जिंकम मेट में असाबी कमज़ोरी मरज़ के मुकाबले की राह में हायल हो जाती है। यानी जिस तरह एक नफ्सियाती लिहाज से कमज़ोर विल का मरीज़, कमज़ोर जहन का मरीज़ मुकाबले की हिम्मत ही नहीं पाता, कोई मुश्किल काम हो बैठ ही जाता है कि क्या ज़रूरत है, क्या मुसीबत करनी है। अंदरूनी तौर पर जब ये हालत जिस्म की हो कि बीमारियां हैं मगर जिस्म उनके ख़िलाफ़ उठता नहीं है, तो उस सूरत में जिंकम मेट दी जाती है। जिंकम मेट अगर सही तशख़ीस हो तो वो बीमारी जो मौजूद थी उसके ख़िलाफ़ जिस्म को अराउज़ करती है, लेकिन जब असाब जागते हैं तो छनछनाने लगते हैं, सारे सनसनाहट हो जाती है जिस्म पर और पता चलता है कि असाब जाग उठे हैं। फालजी मरीज़ अगर है तो सारा माऊफ हिस्सा फालिज का ओवर सेंसिटिव हो जाता है। जिस दफ़ा बाज़ दफ़ा सोने के बाद कोई टांग सो जाए या पाँव सो जाए तो बाज़ दफ़ा जब दोबारा जान पड़ती है, पाँव लगाएं तो छन 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 से शुरू हो जाती है, सारे वो सनसनाहट जैसे मक्खियाँ भिनभिना रही हों। ये सनसनाहट इससे बहुत ज़्यादा ताकत से, जिस तरह हम सोए हुए पाँव को या टांग को जगाने पर महसूस करते हैं, जिंक के मरीज़ों में पाई जाती है। तो दिमाग का माऊफ होना और ज़ूद हिस्स होना ये माने रखता है। जब आप इलामतें पढ़ेंगे तो ये न समझें कि मुतज़ाद चीज़ें हैं। अमूमन दिमाग माऊफ ही रहता है और उसके साथ ही ज़ूद हिस्सी की बाज़ इलामतें मुख्तलिफ़ जगहों पर दिखाई भी देती हैं, ख़ास तौर पर पाँव में, और वो भी किनारों पर पाई जाती हैं। देखा आपने? एलुमिना में भी होना चाहिए जी, एलुमिना में इस किस्म की ज़ूद हिस्सी जो पाँव में ज़्यादा हो नहीं, ये स्टूपिफेक्शन एल्यूमिना की जो स्टूपिफेक्शन वो और है, वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से होती है। एल्यूमिना एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैदा करने की चोटी का जहर है, और वो दौर जिसमें एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत इस्तेमाल होते हों उनमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का
एक जिम्मेदार एल्यूमिनियम को भी करार दिया जा सकता है। इसलिए जिनमें ये रुझान हो उनके मुताबिक पूरी एहतियात करनी चाहिए कि वो ना एल्यूमिनियम के बर्तनों में पकाएं, ना खाएं, ना रखें उनमें, और टिन्ड फूड से एहतराज करें, क्योंकि जितना भी टिन्ड फूड है इसकी प्रोसेसिंग में एल्यूमिना इस्तेमाल हुआ होता है। कहीं ना किसी स्टेज पर जो बड़े बड़े बर्तन हैं इनके जिनमें ये तैयार करते हैं उनमें एल्यूमिना होता है। इसलिए बेहतरीन ये है कि एल्यूमिना से कुल्लियतन परहेज़ रखा जाए। मगर मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी स्टूपिफिक्शन वो नहीं है जो मैं ये यहाँ बयान कर रहा हूँ। वो जब आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता माउफ होता है। लेकिन ये स्टूपिफिक्शन इसलिए यकीनन नहीं कि उसका दिमाग पुरानी यादों के मुतल्लिक तेज़ रहता है, सिर्फ ताज़ा यादों में माउफ होता है। और पुराना जिक्र आप छेड़ दें तो उसको हर चीज़ आम आदमी से भी ज़्यादा तेज़ याद होगी, बचपन के सारे किस्से सुनाएगा, और इंटेलिजेंस भी इंटैक्ट रहती है। इसमें इंटेलिजेंस भी मुतासर होती है। इसलिए जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बीमारी है उसको पागलपन की बीमारी नहीं कह सकते किसी कीमत पे भी। उसका दिमाग जब भी फैसला करेगा, इंटेलिजेंट फैसला करेगा, दुरुस्त फैसला करेगा। लेकिन स्टूपिफिक्शन का मरीज जो है उसके अंदर सही फैसले की भी इस्तात नहीं होती। ये जो मरीज है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का, इसको आप फैक्ट्स ताज़ा भूल गए होंगे, लेकिन अगर बता दें कि ये फैक्ट्स हैं तो नतीजा हमेशा ठीक निकालेगा। इसलिए उसको मेंटल केस या दिमागी केस से मिलता जुलता भी आप करार नहीं देते। याददाश्त है सिर्फ, और वो भी फौरी याददाश्त जो मुतासर हो रही है। जो हार्ड डिस्क की याददाश्त है वो उसी तरह कायम है। समझ गए? एपिलेप्सी विद कॉन्शियसनेस, इसमें बड़ी दिलचस्प है, और ये मैंने देखे हुए हैं केसेस। एक मरीज़ा मेरे पास लाई गई थी रब्वा में, 83 की बात है, जिसको मतलब वो माँ बाप ने कहा था हमने बहुत अस्पताल देखे, सब डॉक्टरों के पास गए हैं, इसको अजीब सी एपिलेप्सी है कि जागते जागते गिरती भी नहीं, आँखें यूँ सी होती हैं थोड़ी सी, और इससे जब बात करते हैं बाद में कहती है मैं जागी हुई थी, मुझ में बोलने की ताकत नहीं थी। ये जो एपिलेप्सी है उसमें जिंक आई एम सॉरी ये ना क्या हेलिब्रस नाइग्रस को बहुत दखल है। मैंने उनको कोई और दवा दी थी, मैं सोच रहा था, इस वजह से दिमाग यहाँ से हट गया, वो मुझे याद नहीं आ रही, मगर थी वो और हेलिब्रस नहीं थी। उससे खुदा के फल से उसको बहुत इमीडिएट फ़ायदा हुआ था, फिर उसके बाद तकलीफ नहीं हुई। मगर ये भी एक याद रखने के लायक बात है कि बाज़ एपिलेप्सीज़ में जागते हुए भी एपिलेप्टिक अटैक हो जाता है। और इस एपिलेप्सी की ख़ास पहचान ये है कि जब वो होश में आता है तो फिर उसके बाद उसको गनूदगी बाद में शुरू होती है। थकावट और गनूदगी एपिलेप्सी जागते में होती है, लेकिन होश के आने के बाद फिर उसको नींद आ जाती है और उसको जगाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है ना उसने उसको थका दिया है। ये हेलिब्रस थी। अब काली सल्फ एक बायोकेमिक दवा है जिसमें पोटेशियम और सल्फर ये दोनों अनासिर आपस में एक केमिकल अमल में बंधे हुए हैं। और चूंकि सल्फर भी बहुत चोटी की दवा है और पोटेशियम भी एक बहुत चोटी की दवा है, इसलिए तकरीबन जिस्म के हर हिस्से पर यह असरअंदाज है।
اور اتنی بیماریاں اس میں مذکور ہیں اور اتنی بیماریوں کا شفا پانا باقاعدہ اوتھینٹک ریکارڈ میں ہے کہ آپ کو میں سنا تو دوں گا لیکن اس کو یاد رکھنے کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے. ہر بیماری پہ یا تو اس کو استعمال کیا جائے. اس لیے جب تک اپنے تجربے سے یہ معلوم نہ کیا جائے کہ آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں کالی سرف استعمال ہونی چاہیے اور ضرور مفید نتیجہ نکالے گی، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کا. ہر چیز ملتی ہے اس میں، کچھ بھی آپ سوچ لیں وہ اس میں موجود ہے، کیونکہ پوٹیشیم اور سلفر بہت وسیع الاثر ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے انسانی جسم کی تخلیق میں حصہ لیا ہے. اس وجہ سے یہ میں آپ کو سناتا ہوں اب اس کی باتیں. اب 3 دوائیں ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں آفیشیل ریکارڈ ہے کہ ایپیلیپسی کیور ہوئی ہے، صرف اس میں آرام نہیں آیا. اور سلفر کا ایلیمنٹ ہے اس میں جو ضرور اس پر اثر انداز ہوتا ہوگا، کیونکہ کیلکیریا سلف بھی ایک چوٹی کی دوا ہے جس سے بعض دفعہ ایپیلیپسی روٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ ایک ہی خوراک میں ہو. بعض دفعہ کچھ وقفے کے بعد دینی پڑتی ہے، کچھ متبادل علاج بھی کرنے پڑتے ہیں بیچ میں، لیکن کیوریٹو ہونا اس کا بے شک ہے. کالی سلف میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے، لیکن کیوں کس ایپیلیپسی میں کوئی تفصیل نہیں پتا. اس لیے جو ہومیوپیتھس ہیں وہ اس کو بایوکیمک کو اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ یہ ان کی وہ پروونگ نہیں ہوئی. اگر پروونگ ہو گئی ہو تو عین قاعدہ قانون کے مطابق آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فلاں بات یوں پائی جائے تو اس قسم کی ایپیلیپسی میں کالی سرف ضرور کام کرے گی. ایسی چیز آپ کو ان کی کتابوں میں ملتی، کہتے ہیں ایپیلیپسی کے لیے مفید ہے، تو کچھ تک بازی سے کام لینا پڑے گا. مگر اگر کہیں اٹک جائیں آپ اور دوسری دوائیں جو عام روزمرہ کی ہیں کام نہ آئیں تو پھر اس کو نہیں بھولنا چاہیے. بعض دفعہ یہ جو ہے نا بایوکیمک دوا، یہ ایسے وقت کام آ جاتی ہے جبکہ دوسری دوائیں سب ناکام ہو جاتی ہیں. اس لیے ان کا علم ضرور رہنا چاہیے اور ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ رکھنا چاہیے. اب کیا کیا ہے؟ ایپیلیپسی، لیوپس، ایپیتھیلیوما. کیوں ڈاکٹر صاحب ایپیتھیلیوما کیا تعریف کریں گے آپ؟ اسکن کینسر، ایپیتھیلیل سیلز. ہاں، یہ جو میوکس میمبرین کا کینسر ہے اس کو بھی ایپیتھیلیوما کے اندر لا سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتڑیوں کے اندر کی جو اینڈوتھیلیل ہے. یہ کینسر کبھی سنا نہیں، اینڈوتھیلیل کینسر. اینڈوتھیلیل پرٹیکولرلی ویسکولر میں آ جاتا ہے. ویسکولر میں آتا ہے. ایپیتھیلیوما، ایپیتھیلیل تو میوکس میمبرین جو ہے وہ بنتی ہے ایپیتھیلیم سے. وہی تو میں کہہ رہا تھا، یہ مان نہیں رہے تھے ڈاکٹر صاحب. یہ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ ایپیتھیلیوما میں صرف اسکن نہیں بلکہ میوکس میمبرین بھی داخل ہونی چاہیے. ہوتی ہیں؟ میوکس میمبرین بنتی ہے ایپیتھیلیم سے. اب یہ دیکھ لیجیے بڑی مشکل ہے. تازہ پڑی لڑکیاں جو ہیں یہ مصیبت آ گئی ہے قرآن ڈاکٹروں کو. ہو جاتا ہے تو ایسی بات نہیں. ہاں، اور بعض اصطلاحیں کسی دور میں استعمال ہوتی ہیں کسی میں نہیں ہوتی. اب ایک اصطلاح ہیپاٹائزیشن تھی، اس کا ڈاکٹر مجیب صاحب نے صاف جواب دے دیا تھا کہ کوئی ایسی اصطلاح ایلوپیتھک میں نہیں ہے. اور وہ اصطلاح یہ ہے کہ جب نمونیا وغیرہ میں لنگس کی کنسسٹنسی جگر کی کنسسٹنسی سے مشابہ ہونے لگے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سولیڈیفائی ہو رہا ہو، تو وہ بہت خطرناک صورت ہے. پھر ایسا مریض بڑی جلدی مر جاتا ہے. اس میں بعض دوائیں لائکوپوڈیم، سلفر اونچی طاقت میں لازماً دینی پڑتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تو چھٹی کرا چکے تھے مجھے اس سے. میں وہاں گیا نا ہارٹ پول ابھی پیچھے، تو پھر رمضان نے مجھے بتایا کہ نہیں ہے اس طرح. ہیپاٹائزیشن کا ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے. ہیپٹ تو لیور سے تعلق رکھتا ہے نا، تو جب لنگز لیور کی شکل اختیار کرنے لگیں تو اس کو ہیپاٹائزیشن کہتے ہیں. اس لیے اصطلاحیں بدلتی رہتی ہیں.
कहीं नहीं पैदा हो जाती हैं। और अब ये बताओ तुम कि ल्यूपस की तारीफ क्या है। काफ़ी बीमारियां कवर होती हैं जिल्द की जो ल्यूपस के अंदर आती हैं, लेकिन उनका नर्व से ज़रूर ताल्लुक़ होता है। गालिबन यानी होम्योपैथिक एक्सप्रेशन में ये मिलता है। आपको क्या इल्म है इसकी, क्या तारीफ करती हैं आप? स्किन की डिजीज होती है जिसमें ल्यूपस आम इन्फेक्शन नहीं है। ल्यूपस तो वो इन्फेक्शन है जिसका इलाज ही नहीं है अमलन इनके पास कोई। अक्सर अमेरिका से जो मेरे पास मरीज आते हैं, ल्यूपस ज़्यादा औरतों में है मर्दों के मुकाबले पर, और अमेरिका में बहुत है कसरत से। जी सिस्टेमिक ल्यूपस क्या? ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज। हाँ हाँ, वही मैं कहता हूँ असाब से कोई ताल्लुक है या डिफेंस सिस्टम से ताल्लुक है, ऑटो इम्यून है हाँ, खुद ही उसकी वजह से जिस्म के ऊपर जिल्द पे खास तौर पर बीमारियां मुख्तलिफ शक्ल की पैदा होती रहती हैं। उनका इलाज इनसे होता नहीं और मरीज फिर आहिस्ता आहिस्ता विदर आउट कर जाता है। इसमें ये मुफीद है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकियों को आपसे इसलिए कहलवाया था कि किसी को ल्यूपस की समझ नहीं आएगी क्या चीज़ है। ठीक है, मलेरिया अगर बिगड़ जाए तो उसमें भी काली सल्फ बहुत मुफीद है। इसलिए जहाँ हमारे दूसरे नुस्खे अक्सर काम करते हैं, इसकी गालिबन ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो काली सल्फ को ना भूलें। नज़लाती तकलीफ़ें जहाँ भी हों उनमें म्यूकस थिक होती है या ग्रीनिश होगी या येलो चिपकने वाली, और इसी तरह जो खुश्क, ये नुमाया बात है, जो खुश्की की तरफ माइल हो वो ग्रीन हो जाती है, जो निस्बतन पतली हो वो जर्द हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि जर्दी पहली स्टेज है और खुश्की बाद की स्टेज है। इसका नज़ला अगर लिक्विड यानी जब वो थिन हो और वाटरी हो, उसको अगर ठीक ना किया जाए तो पहले सफ़ेदी से जर्दी की तरफ माइल होता है, फिर वो गाढ़ा होने शुरू हो जाता है, फिर चिपकने वाला बन जाता है। ऐसा नज़ला फिर बाज़ दफ़ा मुस्तकिल मरीज़ों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और ऐसे क्रॉनिक नज़ले में इसको याद रखना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर उसका छाती से ताल्लुक़ हो और पीछे ही ना छोड़े तो उसमें काली सल्फ को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसको पल्स्टिला भी कहते हैं, सुशलर्स की मेडिसिन की बायोकेमी की पल्स्टिला भी कहते हैं काली सल्फ को, क्योंकि इसमें बहुत सी इलामतें पल्स्टिला से मिलती जुलती हैं। गर्मी से तकलीफ़ों का बढ़ना, ठंड से आराम, मगर सब इलामतें नहीं मिलती, बहुत सी मिलती हैं। खुली हवा में इससे इसको मरीज़ को फ़ायदा पहुंचता है। खांसी में भी ठंडी हवा से फ़ायदा पहुंचता है, ठंडे पानी से फ़ायदा पहुंचता है, बजाय इसके कि गर्म पानी से पहुंचे। अब ये अजीब बात इसमें यह भी है कि अगर इंसान एक्सरसाइज करे, ये मरीज हो, ओवर हीट हो जाए तो उस वक्त उसको नज़ला हो जाएगा। अक्सर ये तो होता है कि अगर इंसान वर्जिश करके बेहतियाती करे, कपड़े जल्दी उतार दे तो उसको नज़ला हो जाता है, लेकिन यहाँ ये बात की ठंड नहीं नज़ला पैदा करती। जिस्म का खुद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना उसको कमज़ोर कर देता है और उसको नज़ला हो जाता है। इसमें मसल्स के
फ्लैबी होने का रुझान पाया जाता है। दो किस्म की मस्कुलर बीमारियां हैं, या तो मसल्स आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट कर जाते हैं, कमज़ोर होते होते वो सिकुड़ने लग जाते हैं और उनमें जान ख़त्म होती रहती है, या इसमें फ्लैबी हो जाना, उनका टोन ख़त्म हो जाती है। और फ्लैबी होना और टोन का ख़त्म होना लिवर में भी दिखाई देता है, दिल में भी दिखाई देता है। बस ऐसे मरीज़ जिनके लिवर में फैटी जनरेशन हो, जिनके दिल के मसल्स फैल रहे हों और उनमें टोन न रहे और सारा जिस्म फ्लैबी हो, लटके हुए से मसल्स हों, उसमें ये बहुत मुफीद है। लेकिन ये मैं आपको वार्न कर देता हूँ, यानी तंबीह करता हूँ कि ये फौरी असर की दवा नहीं है ऐसी चीज़ों में। लंबे अरसे तक छोटी ताकत में खिलानी पड़ेगी, एक ऊंची ताकत की काम नहीं आएगी। इसको गोया के ग़िज़ा का हिस्सा जिससा बनता है ना, विटामिन देनी शुरू कर देते हैं। काली सेल्फ पे ऐसे मरीज़ को डाल दें तो चंद महीने के अंदर अंदर उसको महसूस होगा मुझ में जान आनी शुरू हो गई है, और बहुत हद तक जिस्म की भी और जिगर की चर्बी भी पिघल जाती है। तो इस पहलू से ये दवा बहुत ही कारआमद है। ऐसी बहुत से मरीज़ हमें रोज़मर्रा मिलते रहते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा होता है बच्चे पैदा करना, संभालना। वो जब थक जाए आखिर पर आके तो उनको ये तकलीफ़ें आम तौर पर हो जाती हैं। जिगर में भी चर्बी, जिस्म असाब फैल गए, उनमें चर्बी जमा होनी शुरू हो गई, दिल में ताकत ना रही, सांस जल्दी चढ़ने लग जाता है। तो गिव देम काली सल्फ कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड्स। कालीफास लंबे अरसे तक छोटी ताकतों में दी जाए तो ये मुफीद होगी। बाकी इसमें हैवीनेस और लेंस हो तो उसका तभी नतीजा है जब ये सारी बातें हों तो टांगों में तो बोझ होना ही हुआ, लगता है टांगों में जानी भारी हो गई हैं। जिस्म अमूमन सुस्त हो जाता है, दर्दें आवारा हो जाती हैं, कभी कहीं कभी कहीं। बहुत सी तकलीफें हैं जिनको लमस तकलीफ देती है, यानी उनको बढ़ा देती है। और ख़ास तौर पर इसके अंदर जो नर्व्स के दबाव की वजह से लिम्स में दर्दें होती हैं, मसलन रीढ़ की हड्डी में दबाव आ गया है और दाईं टांग में या बाईं टांग में या ऊपर से किसी हिस्से में दाएं बाजू में दर्द बढ़ जाए, और अगर आप उसको मालिश करें या हाथ से दबाएं तो तकलीफ़ को फ़ायदा होने की बजाय बहुत सख्त भड़क उठे, उसमें काली सल्फ को याद रखें। ये जो रद्द अमल है इसका बुनियादी तौर पर काली से ताल्लुक़ है। काली कार्ब में भी ये लमस तकलीफ़ देती है, और मगर फ़र्क यह है कि उसमें दबाव फ़ायदा देता है, प्रेशर नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो छोटी लमस है वो काली कार्ब में हमेशा तकलीफ़ देती है, और इसमें वो लमस सी तकलीफ़ देती है, दबाव की बात नहीं हो रही। मगर जब मसाजिंग शुरू करते हैं तो बड़ी जल्दी दर्द भड़क उठता है, उसके खिलाफ रद्द अमल दिखाता है। क्यों जी, मुठ्ठियाँ बंद। एक आगे फिर बाद में पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी रहता है ये मजमून। इतना इंशाल्लाह कल है ना क्लास, मुझसे एक और दुआ भी ले लेना और इसको भी ठीक करा लो। और कोई सवाल करना है किसी ने आधे मिनट का या नहीं? जी हाँ, तो आपने एक औरत को, एक लड़की को दी थी बरस के लिए दवाई, किसके लिए? बरस के लिए फुल जी, जी। तो वो 1 महीना से खा रही थी, तो उसके अब एक और जगह कुछ पेट पैदी हो रही है,
अच्छा तो डॉक्टर कितनी बदल- देर खानी चाहिए उसे? मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बदल ले अगर फायदे की वजह नुकसान हो रहा है तो फिर क्यों कराती है इलाज बेचारी है? वो लेके आई थी ना जिसको। मैं समझ गया हूँ। जो पहले बरस के निशान थे उनको तो बताओ। उनको भी नहीं अभी। हाँ तो फिर दवा बदलाओ या डॉक्टर बदलो, समझ गई हो? उसकी इलामतें दोबारा दो, नुस्खा भेजो, सलीम को दे देना, मैं देख के कर दूंगा। ठीक है। इसमें ज़्यादा मेरे पास चॉइस नहीं है बरस में, एक दो तजुर्बों के लिहाज से महदूद तजुर्बा है। 2-3 दवाएं हैं, काम कर गई तो कर गई, वरना डॉक्टर बदलो। ठीक है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।